आज असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। तीनों जगह एक साथ कुल 296 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तीनों ही जगह मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मां कामाख्या के दर्शन किए, वहीं कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने जोरहाट में मतदान किया। वोटिंग पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ असम के दिसपुर से जुड़े संवाददाता अरुण सिंह। अरुण, बताइए असम में कैसे चल रहा है माहौल मतदान का? ये देखिए, जो नंबर आ रहे हैं, जिस तरह से लोग अपने घरों से आए हैं, 75% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग 3 बजे तक कर दिया। आप सोचिए कि 6:30 बजे जब मैं बूथ पे गया, 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी, 6:30 बजे लंबी लंबी लाइनें, और वो लाइनें गांव की नहीं है, वो शहर के अंदर। अमूमन ये देखने को मिलता है, जैसे बिहार के इलाके में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में, केरल में, ग्रामीण इलाकों में लोग सवेरे वोटिंग करने जाते हैं, शहरों में लेट जाते हैं। मैंने यहाँ पर देखा, ये दिसपुर है जो कार्यकारी राजधानी है इस स्टेट की, और यहाँ पर ये जो पीएम श्री विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से सैकड़ों की संख्या में लोग, 6 बूथ हैं और लगभग 5000 के आसपास लोग उस वक्त भी लगातार लाइनों में आ रहे थे। तो जो वोटिंग को लेकर उत्साह है लोगों का, ऐसा लगता है कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे, सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ देगा ये वोटिंग, और 90% के आसपास वोटिंग हो सकती है, इस तरह के संकेत दे रहे हैं जो मतदाता हैं। जहाँ तक सवाल है हिमंता बिस्वा शर्मा का, वो जो जालुकबारी जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर हमसे बात भी उन्होंने की, और वो बहुत ही कंफर्टेबली कह रहे हैं कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। ऑन द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं, अभी सीटों की संख्या नहीं बता सकता आपको, लेकिन जिन मुद्दों पर पिछले कुछ महीनों में सियासत गरमाई है, उसमें एक तो सबसे पहले उन्होंने खुद, हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान से कनेक्शन है। उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हिमंता बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है, उनके 3 पासपोर्ट हैं, विदेश में संपत्ति है, इनको लेके वार पलटवार हुआ। लेकिन कुल मिला जुला करके मुसलमानों का मुद्दा, और मियाँ मुसलमान खासतौर से जो बांग्लादेश से जो बांग्ला भाषी हैं वो यहाँ पर आए, उनको लेकर के सियासत हुई। तो देखना होगा कि जो मतदाताओं का उत्साह है वो किसके पक्ष में जाता है। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हल्दिया में पीएम मोदी एक अलग ही रंग में नजर आए। उन्होंने बंगाल की जनता को 6 बड़ी गारंटियां दी और कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा और हर पुराने घोटाले की फाइल फिर से खुलेगी। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा। हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। अब आपको बता दें, महिला आरक्षण को 2029 में ही लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक का कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, 2030 में ही संसद से पास हो चुका है। लेकिन इसके प्रावधानों के मुताबिक पहले 2027 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों का डिलिमिटेशन होगा और फिर सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके बाद ही 33% महिला आरक्षण लागू होगी। इस हिसाब से महिला आरक्षण के साथ पहला लोकसभा चुनाव 2029 में करना संभव नहीं है। लेकिन अब सरकार संविधान संशोधन बिल के जरिए 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों के डिलिमिटेशन का काम पूरा करना चाहती है, ताकि 2029 में महिला आरक्षण लागू किया जा सके। इसके लिए संसद के बजट सत्र को बढ़ाकर 16 अप्रैल से एक विशेष सत्र बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर देश के सभी सांसदों से अपील की है कि मिलकर नारी शक्ति का सशक्त किया जाए। ये सिर्फ विधायी कार्य नहीं है, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं के सपनों का एक प्रतिबिंब भी है। बुलेटिन में अब बात करेंगे युद्ध विराम की।
ईरान युद्ध में सीजफायर टूटने के कगार पर पहुंच गया है। पहले लेबनान के मुद्दे पर तकरार बढ़ा, फिर ट्रंप के तीखे बयानों से इसे और भड़का दिया। ट्रंप ने कहा कि स्थायी तौर पर युद्ध रुकने तक ईरान के पास अमेरिकी सेना तैनात रहेगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, सीजफायर की फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, सीज फायर को लेके अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जब से सीज फायर हुआ है उससे कुछ ही घंटे बाद से जिस तरीके के बयान आने शुरू हो गए हैं वो इस बात को दर्शाता है कभी भी सीज फायर टूट ना जाए, इस बात की आशंका बनी हुई है, डर बना हुआ है। और इसमें 2-3 वजह सबसे खास है। सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि तकरार की जो वजह है वो है आपको लेबनान को ईरान का मानना है कि सीज फायर में ये कहा गया था कि लेबनान पर हमला नहीं किया जाएगा, जबकि इजराइल का कहना है कि नहीं, लेबनान इस सीज फायर में का हिस्सा नहीं था। और सीज फायर होने के बाद भी लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले जारी हैं और एक ताज़ा हमला में 182 लोग वहाँ पर मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह जहाँ होगा वहां घुसकर मारेंगे, चाहे वो लेबनान में ही क्यों ना हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि सीज फायर की शर्तों का यहाँ पे खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात वो है आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ताज़ा बयान जारी करते हुए ये कहा है कि जब तक युद्ध स्थायी तौर पर रुक नहीं जाता तब तक यूएस की पूरी सेना, सारे जहाज, सारे फाइटर प्लेन वहीं आसपास जमे रहेंगे। और जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है वो भड़काऊ शब्द थे। जाहिर तौर पर ईरान ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा अभी बनाकर रखा हुआ है और ईरान का कहना है कि जो मेन रूट है उसको हम मध्य रखेंगे। उसने कुछ वैकल्पिक रास्ते जरूर सुझाए हैं। एक और बात, राहत की बात यह है, कह सकते हैं कि सीज फायर की तरफ संकेत करता हुआ बात यह है कि कल से जो इस्लामाबाद में जो बैठक होने जा रही है उसमें अटकलें ये जताई जा रहे थे कि शायद ईरान का प्रतिनिधिमंडल उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ईरान ने औपचारिक तौर पर साफ कर दिया है कि उसका प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को यानी आज ही पहुंच जाएगा और शुक्रवार को शांति वार्ता में शामिल होगा। यानी शांति वार्ता शुरू हो जाती है, तीनों पक्ष वहां पहुंच जाते हैं, तब माना जाए कि शायद सीज फायर लंबे समय तक चले, बशर्ते कि ट्रंप की तरफ से कोई वैसे उल्टे पुल्टे बयान ना आ जाए या फिर किसी तक की तरफ से कोई ऐसा बड़ा हमला ना हो जाए। लेकिन इजराइल बार बार ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरीके से लेबनान पर हमला कर रहा है कि वो अपने हमलावर रुख में कोई नरमी दिखा नहीं रहा है। ये एक बड़ी चिंता की वजह है पूरे सीज फायर को लेकर के। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लेबनान पर इजरायली हमले अब भी जारी है। इजरायली हमले में लेबनान में सैकड़ों लोग मारे गए। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह चीफ के पर्सनल सेक्रेटरी को मार दिया है। लेबनान में तबाही के बारे में जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड से संवाददाता रिफत अब्दुल्ला। इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे तनाव बहुत ज्यादा है। हालांकि सीज फायर तो अनाउंस हुआ है, लेकिन लेबनान में इसराइली फोर्सेस ने कल जोरदार स्ट्राइक्स की। 10 मिनट में 100 स्ट्राइक्स की हैं इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने। 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 8 से 900 लोग घायल हो चुके हैं लेबनान में और बहुत ज्यादा तबाही हुई है। अब तक जितने भी हमले लेबनान में हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा हमले जो हैं वो कल उस वक्त हुए जब आईडीएफ ने जगह जगह पे हमले किए, चाहे वो साउथ लेबनान हो, बेरूत हो, दहाई हो। ये पूरा लेबनान कल दहल गया और अब इस पूरे बॉर्डर एरिया में बहुत ज्यादा तनाव पाया जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रोके गए तो वो सीज फायर को नहीं मानेंगे, वो फिर से हमले कर सकते हैं टेल अवीव पर, जेरूसलम पर और हाइफा पर। अब बहुत ज्यादा तनाव फिर से देखा जा रहा है इस क्षेत्र में, क्योंकि वेस्ट एशिया में लगातार 40 दिनों से युद्ध जारी था। अब सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन क्या ये सीज फायर होल्ड होगा ये कोई नहीं कह पाएगा। किस तरीके से यहाँ पे अब हमले किए इस्राएली फोर्सेस ने, उसका मुकाबला अब हिजबुल्लाह कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी नॉर्थ इसराइल पर लगातार ड्रोन और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। कई ऐसे एरिया हैं नॉर्थ इसराइल में जिनको खाली कर दिया गया, खासतौर से किरियात शमोना के एरिया जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं उनको अब किसी और जगह पे शिफ्ट किया गया है। इतना तनाव अब इन बॉर्डर इलाकों में है, तो ये साफ कहा जा सकता है कि अभी जंग के बादल लगातार मंडला रहे हैं। बताया जा रहा है कि आईडीएफ को इंफॉर्मेशन मिली थी कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू हैं उनकी कोई जूम मीटिंग होनी है और वो कई जगहों पे मौजूद हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हीं लोकेशंस को इस्राएली फोर्सेस ने ट्रैक किया। ये दावा है इस्राएली फोर्सेस का, ये कहां तक सही है ये कह पाना मुश्किल है। तो उसके बाद ना इस्राएली फोर्सेस ने आव देखा ना ताव देखा, बल्कि अंधाधुंध स्ट्राइक्स की, तबाही बहुत ज्यादा की। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उसके अलावा 800-900 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और इसकी निंदा पूरी दुनिया में हो रही है।
वहीं ईरान युद्ध से पैदा हुए गैस संकट का फायदा रूस उठाने में लगा है। जी हां, वो अब एलएनजी की खरीद पर 40% डिस्काउंट तक का ऑफर दे रहा है। दरअसल अमेरिकी पाबंदियों की वजह से इनकी बिक्री ठप हो गई है। अब हैवी डिस्काउंट का लालच देकर रूस इन्हें बेचने में लगा है। हालांकि इसके लिए रूस और चीन की गुमनाम कंपनियों के जरिए खरीद बिक्री की प्लानिंग है। बताया जा रहा है कि पेपर वर्क में ये खरीदारी रूस से ना होकर चीन या फिर ओमान या नाइजीरिया जैसे देशों से दिखाई जाएगी। ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी का कहना है कि वो हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसी जानकारी उन्हें सूत्रों के हवाले से मिली है। यूएस ईरान सीजफायर को लेकर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल में भारी उतार चढ़ाव जारी है। आज क्रूड करीब 4% उछला, जबकि पिछले सेशन में 15% से ज्यादा की तेज गिरावट देखी गई। कच्चे तेल में फिर क्यों आ रहा है ये उबाल, बता रही है मनीषा गुप्ता। यहाँ कच्चे तेल में उतार चढ़ाव अब भी जारी है और कल जिस तरह की हमने गिरावट आते हुए देखी, जो कि 15 से 16% थी, मई 2022 के बाद सबसे बड़ी एक दिन में गिरावट हमने कच्चे तेल में कल आते हुए देखी। और वो इन खबरों के बाद कि यूएस अब ईरान के ऊपर यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ बात कर रही हैं और एक सीज़ फायर अब यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन ये सीज़ फायर क्लियरली काफ़ी फ्रजाइल है। ये 24 घंटे भी ठीक ठाक से नहीं चला और कई सारे वायलेशंस हमने यहाँ पर होते हुए देखे। एक तो इजराइल लगातार यहाँ पर लेबनान पे अटैक कर रहा है। ईरान ने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट यहाँ पर बंद नहीं करेंगे और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी पूरी तरीके से खुलने की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो इन सभी का असर हमने कच्चे तेल के प्राइसेस पे फिर से आता हुआ देखा और करीबन 3 से 4% की बढ़त के साथ यहाँ पर फिर से कारोबार होता हुआ नजर आया है। बाजार को लगता है कि अगर यही स्थिति यहाँ पर कायम रही, ऑफकोर्स ओवर द वीकेंड क्या बातें होती हैं दोनों की, किस तरह का सीज फायर या ट्रूस यहाँ पर देखा जाता है, उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आज भी यहाँ पर वॉर ख़त्म होती है और एक पीस प्रोसेस हम बनता हुआ यहाँ पर देखते हैं, उसके बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितने शिप्स यहाँ पर निकल पाएंगे, 40 फैसिलिटीज़ को यहाँ पर डैमेज है मिडल ईस्ट में, वो कब तक यहाँ पर ठीक होंगी। तो कच्चे तेल के प्राइसेस बहुत जल्दी नीचे आने वाले हैं, ऐसा बाजार को नहीं लगता। $85 अ बैरल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर और मार्केट्स को लगता है कि अगर जिस तरह की स्थिति आज है वैसी रही तो धीरे धीरे हम हायर हाइज बनता हुआ देखेंगे। कच्चा तेल शायद 120 इस महीने के एंड तक दिखा सकता है और ये स्थिति अगर जून तक जारी रही तो 130-150 डॉलर प्रति बैरल के भी लेवल्स अब यहाँ पर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस फ्लोट करने लगे हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के बाजार की। 5 दिनों की लगातार तेजी के बाद बाजार ने आज ब्रेक लिया। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि तस्वीर पूरी तरह कमजोर नहीं रही। मिड कैप और स्मॉल कैप में मजबूती दिखी है। मार्केट की अपडेट लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए कैसे रहा है आज के बाजार का हाल? देखिए, कल की शानदार तेजी के बाद मार्केट में आप देखें तो गिरावट यहां पर नजर आई। कारण यह है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से रुकने की बातें हैं और इसका असर देखने को मिला। ऑफ्लोज की रिकवरी आपको कच्चे तेल में देखने को मिली। अब आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखें तो जरूर आपको हरे निशान में नजर आएंगे, लेकिन निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक यहां पर ठीक ठाक। इनफैक्ट निफ्टी बैंक 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आपको नजर आई। आइए समझ लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर देखने को मिला कमाल। निफ्टी में बजाज ऑटो, अच्छे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, बीएल में तेजी थी। इनफैक्ट आज तो पूरा डिफेंस चला है। डॉक्टर रेड्डीज को देखिए, हिंडाल्को में बड़ा ब्रेकआउट, 3.5% तक की तेजी यहां पर नजर आई। बात करें गिरने वाले शेयरों की तो श्रीराम फाइनेंस कल के बड़े मूव के बाद लुढ़का है। एलएनटी क्योंकि वेस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है, इसके चलते गिरावट। जियो फाइनेंस और इंटरग्लोब एविएशन यहां पर भी आपको एक कट नजर आया। अब समझ लेते हैं पूरे मार्केट के एक्शन को। तो ये तस्वीर आपके सामने बेहतरीन तरीके से, टेंशन बढ़ती है तो इंडिया विक्स बढ़ता है। इसके अलावा डिफेंस पैक में देखें तो 1.5% का मूव। कैपिटल मार्केट की बात हम लगातार करते जा रहे हैं, 1.5% की तेजी यहां पर आपको नजर आई। बाकी एनर्जी है, कैपिटल गुड्स स्पेस है। इनफैक्ट नतीजों से पहले अब आईटी सेक्टर भी फोकस में आ रहा है। ऑयल एंड गैस में जरूर आपको गिरावट देखने को मिली। बैंक्स की चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन मेटल स्पेस और खासतौर पर आप देखें तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स के लिए भी आज काफी बढ़िया दिन देखने को मिला। फार्मा स्पेस में बढ़िया एक्शन रहा। एफएमसीजी और रियल्टी यहां पर हल्की सी गिरावट आपको नजर आई। मार्च में जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रोथ करीब 9% रही। वहीं नीवा भूपा में शानदार 37% की ग्रोथ रही है। जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम की पूरी डिटेल्स बता रहे मेरे सहयोगी यश जैन। अगर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बिजनेस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मार्च के महीने में सबसे शानदार प्रदर्शन आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के द्वारा हुआ है। कंपनी ने अपना प्रीमियम तकरीबन 21% से मार्च के महीने में बढ़ाया है और अगर ये इंडस्ट्री के ग्रोथ से कंपेयर किया जाए तो इंडस्ट्री का ग्रोथ मार्च के महीने में 8% है,
उसके बजाय ICICI लॉम्बार्ड का ग्रोथ 21% आया है। क्वार्टर 4 FY26 में भी जो ग्रोथ निकल के आया ICICI लॉम्बार्ड के लिए वो 18% है। इसको अगर क्वार्टर 4 FY25 से कंपेयर किया जाए तो वो ग्रोथ सिर्फ 5% पे सीमित था। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ICICI लॉम्बार्ड के द्वारा मार्च के महीने में और चौथी तिमाही में देखने मिला है। उसके अलावा मार्च के महीने में न्यू इंडिया एश्योरेंस का प्रीमियम ग्रोथ 13% रहा है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम ग्रोथ 10% रहा है। और अगर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो नीवा बुपा का प्रीमियम ग्रोथ 37% रहा है मार्च के महीने में। उसी समय स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ 22% रहा है मार्च के महीने में। और फाइनली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसने अपना प्रीमियम मार्च के महीने में 16% से ग्रोथ किया है वर्सेस इंडस्ट्री ग्रोथ जैसे मैंने बताया जो कि 22% पे आता दिखा है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का भारत में सेवाएं शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने टेस्टिंग के बाद सेवाओं को हरी झंडी दे दी है। सरकार इसी महीने स्पेक्ट्रम आवंटन की गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक लंबे समय से भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत करना चाहती है। पिछले साल जुलाई में दूरसंचार विभाग ने कंपनी को लाइसेंस दे दिया था, लेकिन कंपनी को अभी तक स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। अक्टूबर में कंपनी ने दूरसंचार विभाग की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको अपनी सर्विसेज की टेस्टिंग कराई थी। जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने कंपनी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कंपनी अपनी सेवाओं की शुरुआत कर सकती है, लेकिन कंपनी को अभी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम भी चाहिए होगा। दिसंबर में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर अपनी सिफारिशें दी थी। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसकी बैठक इसी महीने होने वाली है और इस बैठक में इन सैटेलाइट सर्विस स्पेक्ट्रम आवंटन की सिफारिशों को मंजूरी मिल सकती है और उसके बाद कंपनी को बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो कंपनी बहुत जल्दी ही भारत में अपनी सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें जल्द शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही इसका उद्घाटन किया था। कैसा है ये एयरपोर्ट और इसमें यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में स्थित इस एयरपोर्ट का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर का नया ग्लोबल गेटवे बनने की राह में है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम आम बोलचाल में जेवर एयरपोर्ट कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 28 मार्च को कर दिया है, लेकिन हम आज आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ये नया नवेला एयरपोर्ट किस तरह दिखता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी रूपरेखा क्या होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये है मुख्य बिल्डिंग, जहां पर अराइवल और डिपार्चर की फैसिलिटी है। यहां से सालाना शुरुआती दौर में करीब 1.25 करोड़ पैसेंजर्स आ जा सकेंगे, यानी इसकी कैपेसिटी 1.25 करोड़ पैसेंजर को हैंडल करने की है। लेकिन जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, जो कि 1334 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसको डेवलप किया जा रहा है, उसके बाद इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी जो पैसेंजर की है वो बढ़कर 7 करोड़ सालाना हो जाएगी, यानी कि 7 करोड़ पैसेंजर्स यहां से आराम से आवाजाही कर सकेंगे। 1,38,000 स्क्वायर मीटर में फैला ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की मुख्य बिल्डिंग है। एक और ऐसा ही टर्मिनल नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बनने जा रहा है, जिसके बाद कुल एरिया कवर्ड होगा वो करीब 5 लाख स्क्वायर मीटर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो 2 टर्मिनल यहाँ बनने वाले हैं जेवर एयरपोर्ट पे, उस जेवर एयरपोर्ट पे कुल 7 करोड़ पैसेंजर सालाना आ जा सकेंगे। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो ये दिल्ली से 70 किलोमीटर, नोएडा से 40 किलोमीटर और आगरा से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मुख्यतः जो है यमुना एक्सप्रेसवे से इसका एक्सेस है, जिसके लिए डेडिकेटेड एक रोड एयरपोर्ट तक बनाई गई है और ये ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को भी कनेक्ट करता है। फाइनल सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप पहुंचते हैं बोर्डिंग एरिया में। ये जो पूरा एरिया है इसको कह सकते हैं टर्मिनल 1 का मुख्य बोर्डिंग एरिया है। 10 यहाँ पर बोर्डिंग गेट्स हैं, जिसमें से 2 इंटरनेशनल गेट हैं। एयरपोर्ट की साज सजावट में खास तौर से कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोकली प्रोक्योर्ड आइटम का इस्तेमाल हो। इसकी झलक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर 18,000
पीतल की घंटियों से बना हुआ एक छोटा सा हट है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक मेडिटेशन या ध्यान करने की भी जगह हो सकती है। नीचे जो फर्श है ये रेड स्टोन का बनाया गया है, जो बिल्कुल आसपास से जुटाई गई रेड स्टोन से बनी हुई है। यहाँ की पूरी फर्श कोई इंपोर्टेड आइटम नहीं है। और तीसरा जो लोगों का ध्यान खींचता है वो है बांस यानी कि बांबू से बना हुआ ये चेयर। ये अपने आप में काफी खूबसूरत कला का नमूना है। यहाँ पर जो चेयर्स हैं खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्लेस किए गए हैं, जिस पर यात्री बैठकर आराम कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये वोकल फॉर लोकल को इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खास तरजीह दी गई है। फाइनली हम वहां पहुंच चुके हैं जो किसी भी एयरपोर्ट की जान होती है, रनवे। जी हाँ, सुरक्षा मानकों के हिसाब से यहाँ पर सेफ्टी गियर पहनना जरूरी है, लिहाजा हमने भी पहन लिया है। और बात करें इस रनवे की तो ये रनवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। इसकी लंबाई 3900 मीटर है और यहाँ पर 9 दिसंबर 2024 को इंडिगो का फ्लाइट लैंड भी हुआ है, यानी ये रनवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे रनवे की बात करें, जो दूसरा प्रपोज्ड है वो इसकी दूसरी तरफ है, जिसको नॉर्थ रनवे कहा जाएगा। उसकी लंबाई इससे थोड़ी ज्यादा है, 4150 मीटर की लंबाई है। यानी रनवे इतना लंबा है कि कोई भी इंटरनेशनल सबसे बड़ा से बड़ा जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट A380 जैसा भी प्लान यहां आसानी से लैंड कर सकता है। करीब 45 दिनों के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो सकती है और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने में कम से कम अभी 6 महीने लगेंगे, यानी कि इस साल के एंड या अगले साल के शुरुआत में यहां पर ऑपरेशन शुरू हो सकता है। कैमरामैन गौरव त्यागी के साथ आलोक प्रियदर्शी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। फोक्सवैगन ने टाइगुन का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है। ये 6 ट्रिम्स और 9 रंगों में उपलब्ध है। इसमें 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ नया 8 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। ये फोक्सवैगन की एंट्री लेवल SUV का मिड लाइफ अपडेट है, जिसमें बाहरी डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स में कई बदलाव किए गए हैं। भारी बदलावों में नई इल्यूमिनेटेड ग्रिल, नए डिजाइन के व्हील्स और रेयर लुक में भी बदलाव शामिल है। इंटीरियर में कंपनी ने नया इंफोटेनमेंट OS और टॉप मॉडल्स के लिए नया वर्चुअल कॉकपिट जोड़ा है। इसके अलावा नई अपहोल्स्ट्री और रेयर सीट मसाजर जैसी सुविधाएं भी इसमें दी गई है, जो इसके सिबलिंग स्कोडा कुशाक में भी हाल ही में देखी गई थी। टॉप वेरिएंट में पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फुल LED लाइट पैकेज, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक वाइपर्स और पावर्ड IRVM जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। हालांकि टाइगुन और कुशाक में अभी लेवल 2 ADAS और 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया गया है। फोक्सवैगन ने पुष्टि की है कि वो इन फीचर्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी अगली पीढ़ी के मॉडल्स में ये आना संभव है। लॉन्च पर स्क्वाडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया के ED फाइनेंस नितिन सेलोत ने क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम नया है। आप अपने आवाज़ के ज़रिए टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आपके लिए गाड़ी के अंदर में कंफर्ट के तौर पे सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं गाड़ी के अंदर में, पैनोरामिक सनरूफ नया आया है गाड़ी के अंदर। और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो कई फीचर्स सेफ्टी के हैं, जैसे ऑटोमेटिक जैसे ESC, ऑटो होल्ड असिस्ट, हिल असिस्ट, आगे के फ्रंट सेंसर, पीछे के सेंसर्स अकोस्टिक्स के साथ में हैं, और गाड़ी में डिस्क ब्रेक्स हैं एट द रियर इन 1.5 लीटर। और इसमें परफॉर्मेंस में हमने एक मेजर चेंज किया है 1 लीटर में, जहाँ पे हम 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेके आए हैं, जिससे कि गियर शिफ्ट स्मूदर होता है और एफिशिएंसी 5.8% ऊपर है गाड़ी की। और ओवरऑल पैकेज में गाड़ी कम्प्लीटली नया प्रोडक्ट है और इसकी डिलीवरीज हम इस महीने में शुरू करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी का जन्मदिन जोर शोर से मनाया जा रहा है। अनंत अंबानी अपने जन्मदिन के मौके पर गुजरात के बोटाड पहुंचे और उन्होंने श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान भक्ति और सेवा का एक अनूठा संगम देखने को मिला है। अनंत अंबानी के 31वें जन्मदिन के पावन अवसर पर अंबानी परिवार ने 10 करोड़ रुपए की राशि गौ सेवा के लिए समर्पित की है। सारंगपुर धाम में 15 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली भारत की सबसे अत्याधुनिक गौशाला का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में भी अनंत अंबानी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली के किशनगंज में मौजूद गौशाला में गायों की सेवा की जा रही है। सड़क पर भटकती, घायल और छोड़ी गई गायों के लिए ये जगह किसी सुरक्षित घर से कम नहीं है। यहाँ संस्कृत पढ़ रहे बच्चे पहुंचे और पूजा पाठ भी किया। दिखाऊं
कि दिल्ली की एक गौशाला है, इस जगह पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें उनको जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही हैं। और अब मैं तस्वीर, जो खास तस्वीर है, उनकी लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए यहाँ पर संकल्प लिया जा रहा है, जिसमें जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो हैं, पंडित जी हैं और गौशाला से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। और ख़ास बात यह है कि आज का दिन, यानी कि आज के दिन उनकी तरफ से एक निवेदन इस गौशाला के लिए आया था कि जितने भी जो चारा है, जितने भी फूड है जो गायों को दिया जाता है हर रोज, वो आज उन्हीं की तरफ से है, जिसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं और जो गायों के लिए जो चारा दिया जाता है वो भी उन्हीं की तरफ से आ दिया जा रहा है। जो गौशाला से जुड़े हुए यहाँ पर लोग हैं, जो प्रधान हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर शामिल हैं। इस समय मंत्रोच्चारण के जरिए लंबी उम्र की कामना की जा रही है। और देखिए आके यहाँ पर फ्रूट्स भी रखे गए हैं जो गायों को खिलाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि जो लोग भी रेगुलर विजिट करते हैं, गौशाला में आते हैं, वो आज इन फ्रूट्स का इस्तेमाल, यानी कि जो गायों को फीड करेंगे। और देखिए कि इस समय मंत्रोच्चारण के जरिए लंबी उम्र की कामना की जा रही है अनंत अंबानी की, क्योंकि इस बीच में उन्होंने कई जगहों पर मंदिरों में दान और पुण्य का भी काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जानवरों के लिए उनका जो प्रेम है, वो मंदिरों और जिस तरीके से आस्था है, वो भी एक बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। और खास करके कई बार तस्वीरें भी आई हैं कि हाथियों की सेवा करते हुए या गायों की सेवा करते हुए। और यही वजह है कि दिल्ली की करीब करीब ये 200 साल पुरानी ये जो गौशाला है उसका चुनाव किया गया, और जिसमें गौशाला से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया और उनसे कहा गया कि आज के दिन, यानी कि जन्मदिन के दिन, जितना भी चारा, जितना भी खाद्य पदार्थ गायों को दिया जाता है, जो भी फूड दिया जाता है, वो उन्हीं की तरफ से जो मुहैया कराया जा रहा है। तो फिलहाल आज की तस्वीर यहाँ पर है, बच्चे भी यहाँ पर हैं और अब मंत्रोच्चारण के जरिए कामना की जा रही है लंबी उम्र के लिए। पंडित जी भी यहाँ पर है, आप देखिए कि इस समय, और संकल्प का जो कार्यक्रम होता है वो इस जगह पर चल रहा है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। इसी के साथ हैदराबाद में भी अनंत अंबानी के जन्मदिन पर समाज सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान 1,07,000 से ज्यादा छात्रों को भोजन और स्टडी किट बांटी गई। ये कार्यक्रम एक बड़े सामुदायिक सेवा अभियान के रूप में आयोजित किया गया, जिसे रिलायंस फाउंडेशन और मन्ना ट्रस्ट ने मिलकर संचालित किया। इस पहल की काफी सराहना हो रही है। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। मार्च में इलेक्ट्रिक कार और 2 व्हीलर की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है। क्या ये तेल संकट का असर है या आने वाले समय का संकेत? जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा। तेल संकट भारी, ईवी लेने में समझदारी। शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।